हेलो, नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 24 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि एनसीईआरटी की 8वीं की पाठ्यपुस्तक में जो जैसा होता है ना कि भाई आप सिविक्स की किताब होती है, सामाजिक विज्ञान की जो किताबें चलती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हमारा देश कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, सरकार कैसे चलती है, स्टेट कैसे चलता है, राज्य कैसे चलता है। तो उसी क्रम में 8वीं के उसमें चेंज किया गया कि जैसे ये कहा जाता है भाई डेमोक्रेसी के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। हम लोगों ने भी पढ़ी है, किताबें होती थी, हम लोगों ने भी पढ़ा है उस सबको कि कैसे न्यायपालिका कैसे चलती है, कार्यपालिका कैसे चलती है, विधायिका कैसे चलती है, विधायिका को हेड कौन करता है, कार्यपालिका को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, न्यायपालिका को हेड सीजेआई करते हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर अंकुश लगाने का भी काम करते हैं। इस तरह की बातें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो एक फंक्शनिंग के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। कक्षा 8 के बच्चे यानी 13-14 साल के बच्चे, 12-13-14, यही ये हुआ। इस तरह के बच्चे, किशोर वय के बच्चे थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू करते हैं, जिनका दिमाग बहुत कोमल होता है और उस समय जो चीजें उस दिमाग पर दर्ज करा दी जाती हैं, वो बहुत दिनों तक उनका इम्पैक्ट बना रहता है। तो दरअसल इस गवर्नमेंट ने क्या किया, एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने उन पुस्तकों में थोड़ा बदलाव किया और खास तौर पर न्यायपालिका के बारे में जो जानकारी उन पाठ्य पुस्तकों में दी गई है, उस जानकारी को ऑगमेंट किया और उसमें 2 चीजें और जोड़ दी। एक एक पर्टिकुलर हेडलाइन के तहत, वो हेडलाइन ये है कि चैलेंजेस ऑफ द जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका की चुनौतियां। उस चुनौतियों में 2 पॉइंट लगाए। पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी, बताया जाता था न्यायपालिका कैसे काम करती है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उसका रोल क्या है, ये सारी चीजें, और नियुक्तियां कैसे होती हैं, जजेस की नियुक्तियां कैसे, ये सारी चीजें बताई जाती थी। लेकिन चुनौतियों के तौर पर जो चीजें रखी, चुनौतियां पहले नहीं बताई जाती थी और इस तरह से कतई नहीं जो नेगेटिव हो। इसमें गवर्नमेंट ने या एनसीईआरटी ने जो पाठ्यपुस्तक में रखा, वो पहला नंबर ये रखा कि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा, पेंडेंसी को पहली चुनौती बताया और दूसरी चुनौती बताया करप्शन इन जुडिशरी। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया और कल उसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि वी विल नॉट लेट एनीवन डिफेम इंस्टीट्यूशन। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस सूर्यकांत ने कही और ये रिपोर्ट जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, टेकिंग नोट ऑफ अ रिपोर्ट बाय द इंडियन एक्सप्रेस दैट द न्यू सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 बाय एनसीईआरटी includes a section on corruption in the judiciary. Chief Justice of India Suryakant Wednesday took serious exception to the content and said he will not allow anyone on earth to play with the integrity and to defame the institution. तो और इन्होंने सुओ मोटो केस रजिस्टर करने के आदेश दे दिए हैं। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, इसके अलावा ये खबर छपी हुई है आपके इकोनॉमिक टाइम्स में, बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से खबर छपी है। इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है उसको भी एक बार, इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है वो है, हाँ, calling the selective reference in the book as a tentatively calculated, deep-rooted attempt to denigrate the institution. He orally remarked that he would not allow anyone to defame the institution and would take appropriate action. Senior advocates Kapil Sibbal and Abhishek Manu Singhvi verbally mentioned the issue in the open court, urging the Chief Justice of India to take suo motu cognizance. I will not let anything like that happen, CGI Kant said. I can assure all of you, I am fully aware of it. When Sibbal said that he hoped the top court would take suo motu cognizance of the matter, जब सिब्बल ने ये कहा कि उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट
इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लेगा, स्वतः संज्ञान लेगा। द सीजेआई रिप्लाइड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जवाब दिया, एक दिन इंतजार करो, दिस इज डेफिनेटली कंसर्निंग द इंटायर इंस्टीट्यूशन। यह पूरे संस्था के लिए यानी न्यायपालिका के लिए चिंता का विषय है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। द बार एंड द बेंच आर पर्टर्ब्ड, बार और बेंच दोनों ही इसको लेकर के पर्टर्ब्ड हैं। एवरी स्टेक होल्डर इन द सिस्टम इज रियली पर्टर्ब्ड। हर स्टेक होल्डर, न्यायपालिका के सिस्टम का हर स्टेक होल्डर इसको लेकर के चिंतित है और विचलित है। I am receiving a lot of calls and मैसेजेस। मुझे लगातार बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। दे आर जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स हु आर पर्टर्ब्ड। हाई कोर्ट के जजेज हैं जो पर्टर्ब्ड हैं। सिंस यू हैव मेंशन्ड, आई एम इन्फॉर्मिंग यू, चूंकि तो आपने इसका जिक्र किया है इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूं। आई हैव ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर एंड आई एम टेकिंग द मैटर सुओ मोटो। मैं पहले से ही एक ऑर्डर पास कर चुका हूं और इस मैटर को, इस मामलों को स्वतः टेकअप कर रहा हूं। सीजेआई कांत ने यह भी कहा कि आई विल नॉट अलाउ एनीवन ऑन अर्थ, इस धरती पर किसी को मैं ये अनुमति नहीं दूंगा कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को टेंट कर सके, उस पर दाग लगा सके और इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर सके। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट परमिट इट, किसी भी कीमत पर मैं इसकी अनुमति नहीं देने वाला हूं। Whosoever high it may be, कितना भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, कानून अपना काम करेगा। आई नो हाउ टू डील विद इट, मैं जानता हूं कि ऐसी चीजों से किस तरह निपटा जाए। तो अब इसको लेकर के दरअसल जो चीजें चली उसमें दो तरह की राय। एक तो ये हुआ कि भाई बात तो सही है, न्यायपालिका में करप्शन है, तो ये बात कही गई तो इसमें गड़बड़ क्या है, लोगों को पता होना चाहिए, चिंता का विषय है, ये चैलेंज है न्यायपालिका का। और दूसरा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल ने जो बात की कि भाई चिंता का विषय है कि इस तरह की बातें पाठ्य पुस्तकों में आ रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। और पूरा पूरा न्यायपालिका से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स न्यायपालिका के हैं, दे आर पर्टर्ब्ड। दरअसल इसको आप में भी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई जब जुडिशरी में करप्शन है, एवरीबडी नोज इट, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है अगर पाठ्यपुस्तक में ये आ गया तो। दरअसल यहीं पर दिक्कत है। दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट एंड जो अकाउंटेबल लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई चैलेंजेज है, ऐसी कोई चीजें हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे करप्शन खत्म किया जाए जुडिशरी में, और जो पूरा अपना जुडिशियल सिस्टम है, जो न्याय का जो संस्थाएं हैं, उनसे करप्शन कैसे वीन आउट किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। उसकी जगह पर अगर आप आने वाले यानी भावी नागरिकों के कोमल दिमाग में इस चीज को दर्ज कर देंगे कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, ये अब आप सोचिए कि जो कक्षा 8 में जो बच्चा आज पढ़ रहा है, जो 13 साल का है, 5 साल के बाद वो वोटर होगा, 5 साल के बाद वो वोटर होगा, और उसके दिमाग में दर्ज है कि न्यायपालिका पर भरोसा कैसे किया जाए, तो करप्ट है। हमने तो पढ़ा है किताब में, हमारे टीचर ने पढ़ाया है कि न्यायपालिका करप्ट है। तो एक तरह से जो संस्थाएं, मतलब आज के समय में आप जैसे अगर देखेंगे तो जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, जो जिनको सीधे संविधान से ताकत मिलती है, उन सभी, लगभग सभी संस्थाओं को टेम करने की कोशिशें लगातार दिखाई देती हैं, वेदर इट बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे में न्यायपालिका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन पर, और आप एग्जाम्पल के तौर पे आप विधायिका को देखिए, किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा रन की जाती है। तो और ब्यूरोक्रेसी में तो देख ही लीजिए क्या चल रहा है, क्या कहानी है। तो ऐसे में न्यायपालिका एक बचा हुआ है, एक ऐसा उम्मीद की किरण के तौर पर लोगों को फिर भी लगता है कुछ भी हो, लेकिन न्याय तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। इस उम्मीद को भी खत्म करने की न्याय उम्मीद नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है,
ये बचपन में बच्चों के दिमाग में इसे दर्ज कराने की कोशिश इस सरकार की, ये चिंताजनक बात है। सरकार को करना ये चाहिए कि इसे दूर करने के लिए जो भी इंटरेक्शन का तरीका हो, न्यायपालिका के साथ अपनी चिंता से अवगत कराएँ, सीजेआई को, कॉलेजियम को, या जो भी, और उनका तरीका तो बहुत सारा कि जो न्याय विभाग है, वो इंटरैक्ट करता रहता है, कानून मंत्री इंटरैक्ट करते रहते हैं। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल और इस तरह के जो बहुत सारे जो ब्रिज का काम करते हैं न्यायपालिका और गवर्नमेंट के बीच में, उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने की जगह आप सीधे तौर पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी, देयर इज नो कैबिनेट, कोई मतलब ही नहीं है किसी का। ओनली वन मैन एंड असिस्टेड बाय अमित शाह। तो टू मैन कह लीजिए, दो लोग, टू मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह। वो जो चाहेंगे, जो जो वो चाहते अगर है कि बच्चों को ये पढ़ा दिया जाए, क्योंकि इससे वो एक होप भी खत्म हो जाएगी, और जो एक थोड़ा गुंजाइश रहती, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन से ये खतरा बना रहता है, कब कौन ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका जमीर जागृत हो जाए, जिसकी अंतरात्मा जग जाए, और वो कुछ ऐसी बातें कह दे, सच्चाई बोल दे, सच्चाई पर आधारित फैसले कर दे, तथ्य आधारित फैसले कर दे, या बिल्कुल संविधान में जो कहा गया है उसको लेकर के उस पर स्टिक कर जाए, तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वजह है। अब देखिए, ये सिर्फ पहली बार नहीं है। आप सोचिए कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947। उससे पहले ये हम सब लोग जानते हैं कि उससे पहले बंटवारा हुआ देश का, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। उस समय तो पाकिस्तान ही था, एक पूर्वी पाकिस्तान, यानी हमारे देश के दोनों तरफ पाकिस्तान बना दिया गया। और जब आबादियों का ट्रांसफर हुआ, उस दौरान जबरदस्त मारकाट हुई, लाखों लोग मारे गए, लाखों सिख मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए, लाखों मुसलमान मारे गए। ये चीजें हुई। उसको भुला देने की जगह कि भाई वो जो दुखद कांड है, उस कांड पर मिट्टी डाल के आगे बढ़ो, जो देश करता रहा, जो हमारा समाज बढ़ लिया था। इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि 14 अक्टूबर को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला किया कि हम उस दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। यानी विभाजन की जो विभीषिका हुई थी, उसमें जिन लोगों की मौतें हुई, जो दंगे हुए, जिस तरह के घृणित हिंसा हुई, उस सब को रिकॉल कराने का मामला। ये क्यों होना? ये चाहिए कि भाई अब जो हो गया हो गया, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। ये अपने यहां तो इस तरह की ढेर सारी कहावतें मिलेंगी, और कहावतें वही बनती हैं जो हमारा जीवन जीने का तरीका होता है, वही कहावतों के रूप में सामने आता है। तो ये कहावतें हमेशा आपको सुनने को मिलेगी, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। इंग्लिश में है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। और हर भाषा में, हर समाज में इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, अपने यहां भी। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कि उन घावों को कुरेदना चाहिए जिससे लोगों को दर्द हो, लोग रिकॉल करें और पुरानी दुश्मनी जगे। ये कोशिश लगातार चली। और दूसरी बात, आप और चीज देखिए, ये कहते हैं कि साहब 1965 में जो पाकिस्तान से हुआ, 71 में जो हुआ, 17 वाला फिर भी थोड़ा पढ़ाया जाता है, और भी जो इसके 62 का वार, ये सब लड़ाइयां क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये लड़ाइयां जो अभी हाल के दिनों में हुई हैं, इसलिए नहीं पढ़ाई जाती हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा, कोई भी सेन समाज, सेन गवर्नमेंट, सेन स्टेट अपने बच्चों पर हिंसा और इस तरह की चीजें उनके दिमाग में भरने के काम नहीं करेगा कि बचपन में ही उनके दिमाग में हिंसा भर दो, घृणा भर दो। दरअसल ये सारी चीजें छिपी तो हैं नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे, सोचने समझने वाले होंगे, मैच्योर माइंड होगा, एट दैट टाइम आप सब चीजों को जानिए, तो वो असर नहीं होगा जो कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 9 में जो असर आपके दिमाग पर ये चीजें डालेंगी। दरअसल हम हिंसा आधारित समाज नहीं बनाना चाहते थे, या इससे पहले की सरकारें, हमारे जो लीडर्स थे, वो ऐसा समाज नहीं चाहते। जैसे पाकिस्तान में ये सब चीजें, घृणा वाली चीजें पढ़ाई जाती, हमारे यहां नहीं पढ़ाई जाती।
हमारे यहाँ इस पे छोड़ दिया जाता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो अपना समझ लेगा, और कोई चीज, सब ढेर सारी किताबें अवेलेबल है, कोई यहाँ बैन शैन तो लगता नहीं था, तो अपना पढ़ ले, समझ ले। ये दरअसल जो न्यायपालिका वाला मामला है, इसी सिलसिले का एक वो है कि भाई आप चीजों को बचपन में ही, किशोर अवस्था में ही, कैशोर में ही बच्चों के दिमाग को उस तरह से भर दो, जहरीला थोड़ा बना दो। आने वाले दिनों में वो आपके लिए आपके सपोर्ट का काम करें, आपके लिए ईंधन का काम करें, आपकी जो आग है उसे जलाते रखने में, जलाए रखने में मददगार साबित हो। ये मामला है पूरा। हमारा ये कन्वर्सेशन, हमारा ये टिप्पणी अच्छी लगी, ये कमेंट्री, तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।